गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपनी लास्ट क्लास जो हुई थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित क्लासेस चल रही थी अपनी। किससे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित क्लास चल रही थी अपनी। चल रही थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये क्लासें अपनी चल रही थी और इसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिए थे और अभी हम अध्ययन करेंगे पार्ट 3 का। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं पार्ट 3 का। पार्ट 3 पढ़ने से पहले आप 1 और 2 ऑनलाइन पढ़ें। देखो, अब जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन हम जो कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्णन है और वहां से अधिकांश क्वेश्चन आते हैं। क्या है? अधिकांश क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और इस वर्णन को आप अच्छे से पढ़ें जिससे आपको वो सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं वो आपके क्वेश्चन गलत ना हो। लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय भूमि और भूभौतिकी संघ ये एक इंटरनेशनल संघ है जिसके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या किया गया है? विश्लेषण किया गया है। इस जो इंटरनेशनल संगठन है आपका अंतर्राष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ, इसने पृथ्वी की आंतरिक परतों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। जी कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला है आपका भूपर्पटी जिसे आप क्रस्ट बोलते हो। क्या बोलते हो? क्रस्ट। दूसरा है आपका मेटल और तीसरा है आपका क्रोम। ये आपके 3 वर्णन हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपका संघ है IGUU। ये आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ये अंतर्राष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ है जिसने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। किसके माध्यम से समझते हैं? डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद इसका अध्ययन करेंगे। देखिए,
सबसे पहले हम जिसका जिक्र कर रहे हैं ये आपका क्या है, ये अपना क्रस्ट है। क्या है ये? पूरा क्या है? क्रस्ट है। इस पूरे को क्या बोलेंगे हम? क्रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सबसे ऊपरी परत क्या है? क्रस्ट है। ये सबसे ऊपरी परत अपनी क्रस्ट है, इसको क्रस्ट बोलेंगे। इस क्रस्ट को दो भागों में डिवाइड किया है हमने। कितने भागों में? दो भागों में। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। कितने भागों में डिवाइड किया है? दो भागों में। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ये आपका ऊपर जो है ये धरातल है। क्या है? ये धरातल है। क्या है? धरातल है। तो धरातल के पास में इसके अनुसार जो वर्णन है वो क्या है? भूपर्पटी है या फिर क्या है? क्रस्ट है। ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। अब आप देखिए इसको हमने 0 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के मध्य माना है। किसके मध्य माना है? ये IUGG जो संगठन है, इस संगठन के अनुसार इसकी जो गहराई है 0 से 30 किलोमीटर मानी गई है, लेकिन सामान्यतः यह गहराई 0 से 100 किलोमीटर के मध्य मानी गई है। कितने किलोमीटर के मध्य मानी गई है? 100 किलोमीटर। लेकिन इस परिगण के अनुसार कितनी है? 0 से 30 किलोमीटर के मध्य ये आपके हैं। अब देखिए ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, इन दोनों के बीच में यहां एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में जो भूकंप की तरंगें चलती हैं उनकी गति में क्या है? थोड़ा अंतर मिलता है। जहां भी अंतर आता है वो क्षेत्र डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। भूकंप की तरंगों में पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब भूकंप की तरंगें चलती हैं तो उनके मध्य जो अंतर पाया जाता है वो डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। तो यहाँ जो डिसकंटिन्यूटी है वो कोनार्ड है। कोनार्ड कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहां पर है? किस किस के मध्य है? ये इधर तो क्या है? ऊपरी क्रस्ट और इधर क्या है? निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट दोनों के मध्य कोनार्ड असममितता पाई जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि कोनार्ड असममितता किन दोनों के मध्य है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो उसके बाद में आप देखिए तो कौन सा क्षेत्र आ रहा है? भूपर्पटी के बाद में मेंटल आ रहा है। क्या आ रहा है? मेंटल। ये पूरा क्षेत्र क्या है? मेंटल का है। किसका है? मेंटल का। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट का मतलब आपका भूपर्पटी है। क्या है? भूपर्पटी। अब मेंटल की बात करें तो 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 2900 किलोमीटर तक। 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल का क्षेत्र है।
इन दोनों के मध्य इस स्थान पर यहां पर है 700 किलोमीटर। क्या है? 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर से ऊपर का भाग, अब इसको मिटा देता हूं मैं, ऊपरी मेंटल और ये है निचला मेंटल। समझ में आ रहा है ना? 30 से 2900 किलोमीटर के मध्य ये क्षेत्र क्या है? मेंटल का क्षेत्र है। 30 से 2900 किलोमीटर के मध्य जो क्षेत्र है वो मेंटल का क्षेत्र है, और इसको 700 किलोमीटर से के ऊपर का भाग क्या कहलाएगा? आपका ऊपरी मेंटल, और ये क्या कहलाएगा? निचला मेंटल। अब आप याद करिए, जब मैंने आपको वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ाया था उस समय हॉट प्लूम्स, कोल्ड प्लूम्स और लिटरल प्लूम्स आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्थान से हॉट प्लूम्स का यहां पर प्लूम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसका मतलब ये क्या है? ये तरल अवस्था में है। किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है। ज्वालामुखी उपराग हॉट प्लूम्स। अब आपके समझ में आ रहा होगा हॉट प्लूम्स कहां से आते हैं। ये देखिए, ऊपरी मेंटल, ऊपर क्या है? क्रस्ट, और नीचे है आपका मेंटल। मेंटल को भी कितने भागों में बांटा है? हमने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। अब देखिए, इन दोनों के मध्य जो है वो रैपिडी असंबंधता है। क्या है? रैपिडी असंबंधता। ये क्या है रैपिडी असंबंधता? देखो, रैपिडी असंबंधता किस किस के मध्य है? आप बताइए, किस किस के मध्य है? इधर तो क्या है? ऊपरी मेंटल, और इधर क्या है? निचला मेंटल। रैपिडी असंबंधता आपके ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल दोनों के मध्य स्थित है। कौन सी? रैपिडी। ये भी आपको याद रखनी है। ये अधिकांश ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉनार्ड असंबंधता किस किस के मध्य है। रैपिडी असंबंधता किस किस के मध्य है, ये चीज आपको याद रखनी है कि कॉनार्ड असंबंधता ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के मध्य है, और रैपिडी असंबंधता कॉनार्ड ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, और रैपिडी ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। लेकिन आप देखिए इस स्थान पर, मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, इस स्थान पर ये जो आपका 200 किलोमीटर है, इस 200 किलोमीटर पर एक असमानता और है, मोह असमानता। कौन सी? मोह असमानता। कितने पर है? 200 पर याद रखनी है। उसके बाद में आप देखिए, ये आपका भूपर्पटी हो गया, उसके बाद में मेंटल हो गया। अब देखिए आपका, अगर इनकी बात करें आपके क्रस्ट की, तो क्रस्ट किस किस से बना है? सिलिका,
प्लस एल्यूमिनियम से बना है। किस किस से बना है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बना है क्या? क्रस्ट। मेंटल की बात करें आपका, मेंटल किससे बना है? तो मेंटल का हिस्सा सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना है। सिलिका किससे बना है? मैग्नीशियम से बना है। ये चीज आपको याद रखनी है कि सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। इसको स्वैश ने क्या कहा था? इस ऊपरी परत को स्वैश कहता है सियाल। क्या कहा है? सियाल कहा है। इस मध्य परत क्या कहा गया है? सीमा कहा गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में आपका सबसे अंतिम जो है वो है आपके क्रोड। ये आपका क्रोड है 2900 से लेकर और यहाँ पर 6371 किलोमीटर तक। 6000 यहाँ से लेकर और यहाँ तक किसका हिस्सा है? क्रोड का है। और क्रोड को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। कौन सा क्रोड? बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड दो भागों में बांटा गया है और इनका डिवाइडेशन किया गया है 5150 किलोमीटर के आधार पर। कितने किलोमीटर के आधार पर? 5150 किलोमीटर के आधार पर इसका डिवाइडेशन किया गया है। देखिए ये जो आपका ऊपरी निचला मेंटल है और बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड, इन दोनों को भी दो भागों में बांटा है। किस वजह से? यहां पर आपके भूकंपीय जो तरंगें हैं उनकी गति की वजह से। तो देखो इन दोनों के बीच में जो असमानता है यहां पर वो है आपके लेहमान असमानता। कौन सी? लेहमान। एक और देखिए आप, इन दोनों के मध्य यहां पर जो असमता है वह है गुटेन वर्ग। इसका मतलब क्या हुआ? लेहमान किस किस के मध्य है? लेहमान ऊपर तो क्या है? बाहरी क्रोड और इधर क्या है? आंतरिक क्रोड। गुटेन वर्ग किस किस के मध्य है? निचला मेंटल और बाहरी क्रोड के मध्य कौन सी असमानता है? गुटेन वर्ग असमानता है। आप फिर अच्छे से ध्यान दीजिए, इससे संबंध में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इन असमानताओं को लेकर आता है। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कोणार असमानता किस किस के मध्य है, तो आपको जवाब देना है ऊपरी क्रस्ट और निचले मेंटल के मध्य कोणार्ड है। फिर वो पूछेगा 200 किलोमीटर पर कौन सी असमानता है, तो आपको देना है मोह असमानता। कौन सी? मोह। फिर पूछे आपसे कि निचला मेंटल और ऊपरी मेंटल के मध्य कौन सी है, तो आपको रैपिडी बोलनी है। क्या बोलनी है? रैपिडी। उसके बाद में आपसे पूछे गुटेन वर्ग असमानता किस किस के मध्य है, तो बाहरी क्रोड और निचले मेंटल के मध्य है। बाहरी क्रोड और निचला मेंटल। उसके बाद में आपसे पूछे लेहमान असमानता किसके मध्य है, आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड के मध्य। क्वेश्चन हमेशा यहां से आता है
और जब भी आता है तो ऐसे ही पूछा गया है अब तक तो क्वेश्चन। बाकी आप एग्जाम पेपर पुराने उठा के देखिए, या फिर पूछेगा कि क्रस्ट कहाँ तक है, 30 किलोमीटर तक, 30 से 2900 क्या है मेंटल है, और 2900 से और 6371 क्या है क्रोड है। ये ऊपरी जो है आपका जो क्रस्ट है उसे सियाल जैसा माना है, जो मेंटल है उसे सीमा माना है, और जो क्रोड है उसे निफे जैसा माना गया है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। अब एक एक चीज हम ले लेते हैं, धीरे धीरे एक एक का वर्णन कर लेते हैं। सबसे पहले लिखिए आप भू परपटी। क्या लिखना है, भू परपटी, जिसे आप क्रस्ट बोलते हो, इसमें लिखिए। इसमें लिखना है आपको औसत मोटाई 30 किलोमीटर। कितनी है औसत मोटाई, 30 किलोमीटर है, ठीक है। महाद्वीप और महासागरों के नीचे मोटाई में भिन्नता है। अगला पॉइंट, यह है सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनी है। किससे निर्मित है, सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित है। ऊपरी क्रस्ट में निचली क्रस्ट के मध्य, ऊपरी क्रस्ट जो है निचली क्रस्ट के मध्य कौन सी असल में बनाती, ये ऊपरी क्रस्ट है और ये निचली क्रस्ट है। इन दोनों के मध्य में मैंने आपको कोनार असमानता बताई है। कौन सी असमानता, कोनार, कोनार असमानता स्तर है। अगला लिखिए, ऊपरी क्रस्ट में देखो मैंने आपको एक चीज बताई है, मैंने कहा है कि जो ऊपरी क्रस्ट है और निचली क्रस्ट, इन दोनों के मध्य में कोनार असमानता पाई जाती है। मैंने उसका जवाब भी दिया था, क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर आता है।
किस में अंतर आता है? भूकंपीय तरंगों की गति में। मैं इधर आपको बोल रहा हूं कि ऊपरी क्रस्ट में पी तरंगों की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितनी है? 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर यहाँ इतनी है तो यहाँ दूसरी होगी, तो यहाँ पर है 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये गति में भिन्नता है, 6.1 और 6.9 इन दोनों की गति में भिन्नता है। इस वजह से यहाँ पर कौन सी असमानता है? कोणार्क असमानता है। क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है आपको? समझ में आनी चाहिए, ठीक है। वापस देखिए, ऊपरी क्रस्ट का घनत्व निचली क्रस्ट का घनत्व ये भी आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं कि ऊपरी क्रस्ट का घनत्व कितना है और निचली क्रस्ट का घनत्व कितना है। ये भी चीज आपको याद रखनी है। वापस देखिए, कितनी है? 0 से 30 किलोमीटर के मध्य ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट दोनों के मध्य में कोणार्क असमानता है। अगला पॉइंट, ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 है जबकि निचली क्रस्ट का घनत्व 3 है। ऊपरी क्रस्ट में भूकंपीय तरंगें 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं जबकि निचली क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगली डालिए आप मेंटल। देखो, निचली क्रस्ट के नीचे भूकंपीय तरंगों में अचानक वृद्धि हो जाती है। जो भूकंपीय तरंगें चल रही हैं उनमें क्या है? अचानक क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ये जो अचानक वृद्धि होती है, भूकंपीय तरंगों में अचानक वृद्धि हो जाती है, एक चीज है ये, इसका विस्तार कहां से कहां तक बताइए? 30 से लेकर कितने किलोमीटर तक? 2900 किलोमीटर तक है। ये आपको याद रखना है, 30 से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसका क्या है? विस्तार है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग यहीं पर है। ये जो आपका मेंटल है, पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 68% भाग है।
ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो मेंटल है वो पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग रखता है। कितने परसेंट? 83%। और पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 68% भाग रखता है। कितना परसेंट? 68% भाग रखता है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का, और आयतन का 83। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। किससे हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। यहां पर एक असमता है जिसका क्या नाम लिया था हमने? रैपिडी असंबंधता, रैपिडी डिसकंटिन्यूटी। किस किसके मत है? ऊपरी मेंटल व निचले मेंटल के मध्य है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको इसके साथ साथ में। मोह असमता भी है क्या? मोह असमता भी है। मोह असमता किस किस के मध्य बताओ? निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य। निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य। निचला क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य है। ये इसके संदर्भ में आपको जो याद रखने वाली चीजें थी वो हैं। इसके संदर्भ में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी थी। उसके बाद आप डालो अगला क्रोध। क्या डालना है? क्रोध डालना है। सबसे निचली परत है। एक चीज तो ये भारी पदार्थों से निर्मित है। किससे निर्मित है? भारी पदार्थों से निर्मित है। जैसे आप कह सकते हैं निकिल और फेरस, फेरा। इससे निर्मित है। ये चीज याद रखनी है। बताइए विस्तार कहां से कहां तक होगा इसका? 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक होगा। विस्तार कहां से कहां तक होगा? 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर। यहां पर पी तरंगों की गति
13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ठीक है, ये भी चीज इसके बाद में याद रखनी है। उसके बाद में यहां पर असमता कौन सी है बताइए? इन दोनों के मध्य असमता है वो लेहमान असमता। कौन सी? लेहमान। किस किस के मध्य लेहमान बताइए? बाहरी करोड़ और आंतरिक करोड़ के मध्य है। बाहरी करोड़ व आंतरिक करोड़ के मध्य कौन सी असमता है? लेहमान। बुटेल वर्ग किसके मध्य है? बुटेल वर्ग। बताइए बुटेल वर्ग किस किसके मध्य है? निचला मेंटल, क्या? निचला मेंटल व बाहरी करोड़ के मध्य। ये आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना है IUGG के अनुसार, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। उसके अनुसार आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का वर्गीकरण जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन फैक्टों को आपको मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।